नमस्कार. मिशन 100 ऑलिम्पिक गेम्स या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. विश्व खेळाडूंचे अपरिचित लोकांचा परिचय करून घेऊया या आपल्या भाग 1च्या सिरीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. मी माया दलके, मिशन 100 ऑलिम्पिक गेम्स या प्लॅटफॉर्मची संस्थापिका आणि आपण गेली अनेक जबरदस्त अशा व्यक्तिमत्वांना आजपर्यंत भेट दिलेली आहे. अनेक जबरदस्त नॅशनल इंटरनॅशनल खेळाडू आणि कोच या सगळ्यांचे अनुभव आपण जाणून घेतलेले आहोत. तर आजही आपण अशा एका जबरदस्त अशा व्यक्तिमत्वाची आपण ओळख करून घेऊया, जे इंडियन एअरफोर्स मधून वॉरंट ऑफिसर या पदावरून ते सेवानिवृत्त झालेले आहेत. मॅरेथॉन आणि अल्ट्रा मॅरेथॉन रनर आहेत. स्वतःच्या शरीरासाठी ते दररोज 1 ते 2 तास स्वतःसाठी देतात आणि स्वतःसोबतच इतरांना सुद्धा ते इन्स्पायर करत असतात. इतरांना सुद्धा मोटिवेशन देत असतात की स्वतःच्या फिजिकला तुम्ही वेळ द्या, तरच तुमचं पुढचं येणारं आयुष्य, तुमचं जीवन हे खूप चांगल्या प्रकारे जाईल. तर सुनील कोडान सर यांची आपण आज मुलाखत पाहणार आहोत की त्यांचा हा एअरफोर्स मधली सर्व्हिस आणि आतापर्यंतचा हा चाललेला प्रवास याबद्दल त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊया. मी सुनील कोडान सरांना विनंती करते, त्यांना स्वागत करते त्यांचं. येस, वेलकम सुनील कोडान सर. नमस्कार मॅम, थँक्यू. नमस्ते. सुनील कोडान सरांचं ते हिंदी भाषिक आहेत, त्यामुळे आपल्याला हा इंटरव्ह्यू हिंदी भाषेत घ्यावा लागणार आहे. सो मी त्यांना हिंदी भाषेतच त्यांचा हा इंटरव्ह्यू घेणार आहे. सो तुम्ही सर्वांनी सुनील कोडान सरांच्या या आपल्या इंटरव्ह्यूला जबरदस्त असा प्रतिसाद द्याल अशी मी अपेक्षा करते. यस, सुनील कोडान सर, आपका बहुत बहुत दिल से मेरा आपका हार्दिक स्वागत है. वेलकम. आप अपनी जो पहचान है, आप खुद की पहचान इंडियन एयरफोर्स में जो आपने इंडियन एयरफोर्स सर्विस में आपने जो सर्विस की है और आपका खुद का गांव, आपकी जो पहचान है, वो सब अपने दर्शकों को एक बार बताइए. थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस इंटरव्यू में शामिल करने के लिए. यस, थैंक यू. मैं सुनील कोडान. मेरा जन्म एक छोटे से गांव अपनी राजधानी दिल्ली से जस्ट 50 किलोमीटर दूर गांव कबलाना, प्रदेश हरियाणा में हुआ. यस. 2 चीजें मुझे विरासत में मिली है, एक तो स्पोर्ट्स कल्चर और दूसरा पैट्रियोटिज्म. बिकॉज हमारा जो गांव है उसमें एक हमारा ही गांव नहीं, पूरा हरियाणा का पूरा प्रदेश में हर गांव में आपको 2 चीजें जरूर मिलेंगी. एक तो मिलिट्री मैन लाइक सोल्जर्स और दूसरे आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स पर्सन. बेसिकली हाँ, ये 2 चीजें आप हरियाणा के किसी भी गांव में आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई, आपको हर परिवार में से कोई या तो एक सोल्जर मिलेगा या एक स्पोर्ट्स पर्सन मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स ये जरूरी नहीं है कि उसने नेशनल इंटरनेशनल खेला, बट उसने अपनी लाइफ में 1-2 बार स्पोर्ट्स जरूर किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्समैन रहा ही रहा है. तो ये 2 चीजें मुझे स्टार्टिंग से ही मिली है. मेरा जन्म गांव कबलाना में हुआ 1978 में और मेरी स्कूलिंग भी गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी. इनिशियल स्कूलिंग के बाद एट द एज ऑफ 17 में मैंने एयरफोर्स एज ए एयरमैन ज्वाइन किया, नॉन टेक्निकल ट्रेड. आई गोट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड इन नॉन टेक्निकल फील्ड. और एयरफोर्स में मैंने 26 ईयर्स तक सर्व किया. इंडिया का कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है इंडिया में कि जहां मैंने विजिट नहीं किया हो. एवरीवेयर, लाइक पीस पोस्टिंग से लेके हार्ड पोस्टिंग तक. हार्ड पोस्टिंग में यू कैन से श्रीनगर, आसाम का सेक्टर्स, हर कोना, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट सब जगह मैंने किया. उसके बाद लाइक नागपुर में मेरी जब पोस्टिंग हुई 2011 में, उसके बाद मैंने रनिंग कैरियर को थोड़ा स्टार्ट किया. जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया दैट टाइम पे मैंने 3-4 इयर्स के लिए आई वॉज इन रेसलिंग. मैं रेसलिंग में था.
बिकॉज हमारे गांव में बेसिकली जो दो स्पोर्ट्स होते हैं जो नॉर्मली हर किसी को मौका मिलता है, दैट इज रेसलिंग, कुश्ती और कबड्डी, क्योंकि ये एक ऐसे गेम है जी जो कि नॉर्मली गांव में खेले जाते थे हमारे टाइम में। अभी नाउ टाइम हैज बीन चेंज, अभी टोटली चीजें चेंज हो गई हैं। अभी बहुत सी फैसिलिटीज मिल रही है, इवन दैट हर गांव में छोटा स्टेडियम्स वगैरह हो गए, एथलेटिक्स को प्रमोशन मिल रहा है, हर चीज को प्रमोशन मिल रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में सर्विस में आया, मैंने ट्रेनिंग के बाद जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो मैंने रेसलिंग को चुना, बिकॉज मुझे पता ही रेसलिंग के बारे में था। मुझे जो स्पोर्ट्स आता था रेसलिंग, कबड्डी और कुश्ती, दो ही स्पोर्ट्स हमें पता थे, या रनिंग। रनिंग एक पार्ट है स्पोर्ट्स का। एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि एक अच्छा एथलीट, मतलब जो अच्छा एथलीट होगा वही किसी आउटडोर स्पोर्ट्स में या कोई भी फिजिकल इंडोरेंस स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रनिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है किसी के लिए, किसी के लिए भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में मैंने सर्विसेज में मैं कमांड तक खेला, देन फिर एयरफोर्स के, तो एयरफोर्स में मैंने 3-4 इयर्स तक एज ए रेसलर रहा। बट दैट पीरियड में भी मेरा जो बेसिकली रुझान था वो रनिंग की तरफ ज्यादा था, बिकॉज उस टैलेंट को मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था। मुझे पता था कि मेरा स्पोर्ट्स रेसलिंग है, बट मोस्टली कोचेज वगैरह ने ये फील किया कि यार तुम रेसलिंग में किस लिए हो, तुम्हें रनिंग करना चाहिए। बट मैं दैट टाइम पे जस्ट रेसलिंग मेरा पैशन था कि भाई मैं एज ए रेसलर बनूंगा, अच्छा करूंगा, सर्विसेज के लिए करूंगा, देन फिर नेशन के लिए करूंगा। बट कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे हुए कि मेरी पोस्टिंग, बिकॉज सर्विस में फर्स्ट में एज ए स्पोर्ट्समैन नहीं गया, सर्विस में मैं एज ए थ्रू एग्जाम्स के थ्रू गया। तो स्पोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो वहां पे मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं एज ए नॉन टेक्निकल ट्रेड में था और मुझे ऑफिस जॉब मोस्टली करना होता था। तो लाइक यूनिट्स वगैरह से हमें स्पेयर नहीं किया जाता था। तो बाई हुक एंड क्रूक मैंने 3-4 साल स्पोर्ट्स में गुजारे, बट रेसलिंग में मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। बट वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि आपकी जो हेल्थ है वो आप स्पोर्ट्स में ना रह के भी आप कंटिन्यूस, क्योंकि मैं एज ए सोल्जर हूँ, लाइक फिटनेस तो हमारा डेली का रूटीन है इसमें, और रूटीन के बिना आपको कोई भी चीज मिलेगी भी नहीं। तो फिटनेस एज ए रूटीन के तरीके से हम डिफेंस सर्विसेज में क्या, फिटनेस तो मस्ट है। एक आम सिविलियन के मुकाबले एक सोल्जर हमेशा अच्छा होता है, बिकॉज वो है ही सोल्जर, तो उसको अच्छा होना भी है। बट इवन दैट आप सिविल में भी उन सब चीजों को अच्छा कर सकते हो। तो आफ्टर 3-4 इयर्स मैंने रेसलिंग को छोड़ दिया और स्टडी की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि एज ए मैंने जब सर्विस ज्वाइन किया दैट टाइम पे माई क्वालिफिकेशन इज ओनली 10+2, बिकॉज एट द एज ऑफ 17 मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। देन मैंने स्टडी की तरफ फोकस किया और साइड बाय साइड मैंने अपना फिटनेस कभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा रुझान रनिंग में भी था। तो कंटिन्यूस मेरा रनिंग प्रोसेस था। बट एज ए कंपटीशन के तौर पे मैंने रनिंग को लाइक एट द एज ऑफ 36 में मैंने स्टार्ट किया एज ए कंपटीशन के तौर पे, जब मैं मुंबई में पोस्टिंग है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आफ्टर 36 आपने रनिंग को स्टार्ट किया। एज ए अमेचर रनर, एज ए कॉम्पिटिटर मैंने 36 की एज में स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन मुंबई। या मुंबई मैराथन में। हाँ, मुंबई में मैम काफी मैराथन होती है। लाइक लास्ट 8 इयर्स में मैंने नियर अबाउट 50+ हाफ मैराथन किया है, और 15 के करीब 15 के करीब फुल मैराथन, और इवन दैट मैंने एयरफोर्स के थ्रू लाइक अल्ट्रा मैराथन किया है 2-3 क्रॉस कंट्री तो बहुत किया है। 10 किलोमीटर तो नंबर ऑफ 10 किलोमीटर तो एवरी वीक नॉर्मली हो ही जाता था मुंबई में, पूना में, दिल्ली में, जहाँ पे भी जो भी कंपटीशन रेस होता था। और मैंने रेसेस में लाइक अवार्ड्स वगैरह एज कैटेगरी में मैंने, और रिसेंटली अभी मैंने लाइक मास्टर्स गेम हुए हैं उसमें 5000 में आई वोन द गोल्ड फॉर महाराष्ट्र इन द एज कैटेगरी ऑफ 40 to 45। ओके ओके, 40 to 45 में आपने गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, वेरी नाइस। 5000 ट्रैक इवेंट। यस, वेरी नाइस। बहुत ही आपकी जर्नी थैंक यू। इतना इंस्पायर किया मुझे, बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। यानी थैंक यू। बचपन से आप
जो गांव में पले हैं, वो गांव ही आपका बहुत ही इंस्पायर्ड गांव है। सो वेरी नाइस। एक्चुअली मैम वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर है एक, क्योंकि कोई भी चीज है लाइक जब किसी चीज को क्या ना आपको हैबिचुअल जीना होता है। लाइफ का एक सिंपल फंडा है कि कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में करनी तो पहले उसको अपनी हैबिट्स में लेके आओ। विदाउट यस। हैबिट्स आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। और विदाउट जब आपकी हैबिट्स होगी तो आपका कैरेक्टर बनेगा, कैरेक्टर बनेगा तो आपकी लाइफ भी बनेगी। और एक टारगेट आपके पास ऑलवेज होना चाहिए कि विदाउट टारगेट तो आप हैबिट्स नहीं बना सकते। सपोज करो आपको रनिंग स्टार्ट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट। आपको ये नहीं देखना कि मुझे 1 किलोमीटर करना, 2 किलोमीटर, एटलीस्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के आपको जाना है रनिंग के लिए। एंड वहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे जैसे उस चीज में आपका लाइक इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वो सब चीजें ऑटो में आती जाएंगी। क्योंकि जब तक आप हैबिचुअल नहीं होगे किसी चीज के प्रति, चाहे वो अच्छी हुई चाहे बुरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी लाइफ का बेस जो स्टार्ट होता है दैट इज योर हैबिट्स। हमें डिफेंस में लाइक एज ए सोल्जर्स, एक सोल्जर्स पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। लाइक उसको बनाने के लिए उसके अंदर वो सब हैबिट्स, उसकी ग्रूमिंग इस टाइप से की जाती है। लाइक हमारा जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो किस हिसाब से हमें एक सोल्जर बनाया जाता है। लाइक ट्रेनिंग सेंटर से ही, लाइक अर्ली मॉर्निंग, मुझे कभी याद नहीं है कि मैं कभी 6 बजे के बाद उठाऊंगा। मैं अपनी लाइफ में, मुझे अभी तक याद नहीं है। अदरवाइज मेरा रूटीन है कि 4:30 5 o'clock तो स्टार्ट है ही। और जिस दिन लॉन्ग रनिंग होती है उस दिन 4 o'clock उठना ही है। लाइक मेरे को 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करनी है तो 4 o'clock उठ के 5 o'clock रनिंग स्टार्ट एंड देन अपना रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट 8 years में जो मेरा वर्कआउट है मोस्टली अगर आप देखोगे तो मेरी माइलेज क्या है, वीकली बेसिस पे 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर ये रहती है। जब आप मैराथन के लिए प्रिपेयर करते हो, बिफोर किसी मैराथन, हाफ मैराथन से करते हो तो 80 किलोमीटर आपको वीकली माइलेज आपको निकालना ही है। क्या आपको 80 किलोमीटर का रन कंप्लीट करना ही करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा किसी चीज के लिए। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है लाइफ में। अभी आपने कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो अपने हैबिट में उतार लो पहले। बहुत ही अच्छा बताया सर आपने। बहुत यानी जब आपका हैबिट से पहले मैम आपका टारगेट भी होना चाहिए। चाहे आप छोटे छोटे टारगेट लो, आप लाइफ में एक छोटा टारगेट ले लो। सोच करो आपने टारगेट लिया कि मुझे 6 मंथ में 5 किलोमीटर रेस या रन कंप्लीट करना है और मेरा टारगेट है केवल कंप्लीट करना। तो इट्स वेरी इजी टास्क कि उसको आप कंप्लीट कर ही पाओगे। उसके लिए क्योंकि जब आपके पास टारगेट होगा तो उसके लिए आप सोचोगे, जब आप सोचोगे तो उसके लिए आप काम करोगे, और जब आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम करोगे तो आप उसको हैबिट में लाओगे, और जब हैबिचुअल हो जाओगे तो वो आपको करनी पड़ेगी और टारगेट अचीव हो जाएगा। यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट सर। बहुत ही अच्छा बताया आपने। आपका इंट्रोडक्शन ही इतना पावरफुल है कि बहुत ही सभी को एनर्जी आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने अपना इंट्रोडक्शन आपने बताया। वेरी नाइस सर। मैं इंट्रोडक्शन में मैम एक चीज और शामिल करना चाहूंगा कि लाइक अभी एक न्यू इनरोलमेंट स्टार्ट हुआ है एज ए सोल्जर्स के लिए, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, मोस्टली मतलब डिफेंस सर्विसेज के लिए, अग्निवीर करके। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेनिंग पर्पज से अच्छा कॉन्सेप्ट है, और हमारे यूथ को क्या है अच्छा सिटीजन बनाने के लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अगर 4 years आप डिफेंस सर्विसेज करके आओगे, एटलीस्ट आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग मिलेगा, तो उसमें क्या है आपका एक डिफेंस में एज ए सोल्जर के लिए सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बनते हो। मतलब सबसे पहले आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, देन ओनली आप कंट्री के लिए कुछ कर पाओगे। जब आप अपने लिए अच्छा बन पाओगे तभी तो दूसरों के लिए अच्छा करोगे। जब आप खुद अच्छे नहीं हो, सपोज करो अगर मैं खुद 1 किलोमीटर रन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरे बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो चीजें आपको खुद करके दिखानी पड़ेगी, तब आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। लाइक जैसे आपका जो ये इनिशिएटिव है कि लोगों को इंटरव्यू के मतलब जरिए जोड़ना है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो, उनका इंटरव्यू ले रहे हो जिन्होंने अपने फील्ड में एटलीस्ट कुछ स्ट्रगल किया है, और विदाउट स्ट्रगल के कोई भी चीज लाइफ में मिलती नहीं। दो ही फंडे हैं कि अगर आपको कोई चीज लेनी है तो उसके लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अब वो आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको कौन सी चीजें पसंद है और उसके लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितनी चीजें छोड़ सकते हो।
इट इज अप टू यू कि भाई आपको ये सब चीजें लेके चलना पड़ेगा कि मुझे सपोज करो मुझे एक मैराथन रनर बनना है या मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनना है, तो उसके लिए आपको नींद को भी छोड़ना पड़ेगा, आपको जो कंफर्ट जोन है टीवी को भी छोड़ना पड़ेगा कि मैं कम से कम टीवी देखूं, आपको मतलब फ्रेंड्स का कुछ एक चीजें ऐसी भी छोड़नी पड़ेंगी जो आप नहीं चाहते कि मुझे अच्छा खाना खाना है कि भाई मेरे को गोलगप्पे नहीं खाने, नेचुरली नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको शाम को वर्कआउट करना है और शाम को जाके आप तली हुई चीजें खा के आप खेल ही नहीं पाओगे। तो हर चीज में, खाने में, रहने में, सहने में, हर चीज को आपको उसको बहुत सी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, देन ओनली आपको एक चीज मिलेगी। एक चीज को पाने के लिए मे भी हो सकता है आपको 100 चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप यस उस चीज के लिए रेडी हो तो कोई भी टारगेट आपके लिए अचीवेबल है और आप हर टारगेट को अचीव कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में, इवन दैट लाइक स्पोर्ट्स में हुआ, स्टडी में हुआ, किसी भी चीज में हुआ, तो उसको पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आर यू रेडी टू मतलब लूज एनीथिंग फॉर समथिंग, तो वो आपके ऊपर है। तो आपको इन सब चीजों को देखना है और मैं यूथ को यही बोलूंगा कि अगर आपको एक अच्छा सिटीजन बनना है, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखो कि आपके पास दो चीजें हैं जो आपका उम्र भर आपके साथ रहेंगी। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, वो मुझे अभी भी याद आती है मुझे कि दो चीजें आपसे कोई भी नहीं ले सकता, एक तो आपकी नॉलेज और एक आपकी सेहत, मतलब आपकी हेल्थ। ये आप ही दूसरों को दे सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो, इसको चोर चुरा नहीं सकता कोई, आपसे छीन नहीं सकता कोई, आप दे सकते हो दूसरों को। आप एज ए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो परिवार के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आपके पास नॉलेज है तो शेयर करके दूसरों को नॉलेजेबल बना सकते हो। तो और एक कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख विद्या धन माया। मतलब फर्स्ट आपके लिए जो फर्स्ट हैप्पीनेस है दैट इज योर हेल्थ, सेकंड पे आता है आपका विद्या यानी कि नॉलेज, आपके पास क्या नॉलेज है, आप क्या हो, ये नॉलेज कुछ भी हुआ। इवन दैट अगर आप एक ड्राइवर हो, उसके पास भी एक स्किल है, लेकिन आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, आप कितने अच्छे से विदाउट एक्सीडेंट आप गाड़ियों को चला सकते हो, मतलब सभी का लाइक आप बस ड्राइवर हो तो पैसेंजर के साथ आपका बिहेव कैसा है, हर चीज मैटर करती है। तो किसी भी फील्ड में नॉलेज का मतलब आप किसी भी फील्ड में आप स्किल्ड हो और वो आपको बेटर तरीके से वो सब चीजें पता है। तो हर चीज में अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, देन ओनली आप अपने, सपोज करो आप 100 लोगों से अच्छे हो तो अपने से 100 लोगों को आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, लेकिन मे भी हो सकता है 100 लोगों से ज्यादा आपसे अच्छे हो, तो उनसे आपको लेने की जरूरत है। कभी भी अपने को एक जगह थमने मत दो, मतलब एक फ्लो में चलो लाइक अ रिवर, कि भाई रिवर का पानी रहता है जो साफ रहता है, बट समुद्र का गंदा हो सकता है ना, क्योंकि वहां स्टेगनेस आ जाती है, चीजें रुक जाती है। तो लाइफ में अगर आपको अच्छा होना है तो एक फ्लो में चलना है। मैं यूथ को यही कहूंगा, एक फ्लो होना चाहिए। आप कभी भी डेली आपका दिन, हर दिन आपका दिन अलग दिन है, तो हर दिन को जियो और आज के टारगेट छोटे छोटे टारगेट रखो। सपोज करो आज आपने वर्कआउट का टारगेट रखा, स्टडी का टारगेट रखा, तो मुझे ये करना है, आज मुझे एक चैप्टर करना है तो एक ही करना है, बाकी लाइफ भी जियो, वो पर्टिकुलर चैप्टर करो। आज मुझे इतनी रनिंग करनी है, इतना स्ट्रेंथ वर्कआउट करना, आज का मेरा रूटीन है, मेरा फोकस केवल इसके ऊपर है, मैं कल के लिए नहीं सोचूंगा कि कल बारिश आएगी या मे भी हो सकता है किसी रीजन से मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं आज भी नहीं करूँ, नहीं, आज का करो, कल का कल पे सोचेंगे। तो बेसिकली ये मेरा मतलब खुद बहुत का ही एक्सपीरियंस है। अच्छा तो थैंक यू जीवन मैम। का टारगेट होना चाहिए और आपके जीवन का टारगेट यानी बहुत ही इतना इम्प्रेसिव और पावरफुल इंस्पिरेशनल स्पीच आपका है। मुझे तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा सर। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस सर। थैंक यस यू। सर, यस यस यस। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और छोटे छोटे टारगेट बना के आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपने बहुत कुछ ही कुछ अच्छा भी अचीव बताया। कर सकते हो, बिल्कुल यस, बहुत अच्छा बताया सर, वेरी नाइस सर, प्राउड ऑफ यू। सर मुझे थैंक यू। आगे एक पूछना है आपको कि आपने जब बोला कि मैंने अल्ट्रा मैराथन और मैराथन भी किए हैं, सो या सबसे मैम, पहली अचीवमेंट आपकी क्या है अल्ट्रा मैराथन और मैराथन में, कि जो आपको बहुत अभी भी याद है? तब मेरी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये मैम कर मैंने सक। हाँ लाइक मैं अचीवमेंट भी बताऊंगा और मैंने स्टार्ट जब किया तो मुझे कैसा फील हुआ।
लाइक मैं स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से रहा हूँ, मैंने स्पोर्ट्स खेला है, इंडोरेंस गेम्स वगैरह सब किए, रनिंग बहुत की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड मैं रनिंग करता हूँ। बट रनिंग को एज ए प्रोफेशन, एज ए अमेचर रनर के मुझे रनर ही बनना है, वो जब मैं फर्स्ट 2015 में जनवरी में मुंबई में पोस्टिंग गया, दैट टाइम पे मुझे एक ऐसा ऑफिस मिला, बिकॉज मैं लाइक एडम ब्रांच में हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हूँ, तो मुझे ऑफिशियल वर्क करना था। मेरा रेजिडेंस था सांता क्रूज में एयरफोर्स के साथ, और मेरी यूनिट थी ट्राई सर्विस यूनिट, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की एक कंबाइंड यूनिट है, दैट इज एम्बार्केशन हेडक्वार्टर इन नियर सीएसटी के पास बल्लाड स्टेट में। तो वहां पे Yes. ऑफिस में मैं 9 to 5 हमारा क्या रहता था, ऑफिस का मैं पर्सनल असिस्टेंट टू डिप्टी कमांडेंट था वहां पे। और डेली मुझे सुबह लोकल से मैं जाता था 7:30, और शाम को इवनिंग में 6 o'clock ही आता था। बट मुझे 2 days मिलते थे सैटरडे संडे फ्री, क्योंकि सैटरडे संडे 5 days वर्किंग था हमारा। तो लाइक मुंबई में बहुत ज्यादा रेसेस होती है, तो मैं जस्ट टीवी वगैरह देखता था, डेली पढ़ता था, तो मैं मतलब मैं फिजिकली मैं बहुत फिट था। लाइक मैं कभी भी मैंने लाइफ में मतलब जब से सर्विस ज्वाइन की है, इवन दैट मुझे याद है 10 years की एज से ही मैंने फिजिकली अपने आप को कभी अलग नहीं रखा, हमेशा एक्टिव रहा हूँ। तो वहां पे मैं फिजिकल वर्क कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं भी रनिंग के साथ जुड़ जाऊं, क्योंकि मैं एज इट इज कोई स्पोर्ट्स तो कर नहीं रहा हूँ अभी, सर्विसेज की तरफ से भी नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स वो पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ दिया था रेसलिंग, तो मैं वैसे फिटनेस में था। तो जस्ट मैंने जियो गार्डन है बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सांता क्रूज के जस्ट पीछे, तो वहां पे मैंने एक मिर्ची नियोन रेस थी 10 किलोमीटर की, तो मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। और जब मैंने वो रेस रन की, दैट टाइम पे माई एज वाज 36.5 समथिंग, कुछ इतना था। तो मैंने जब वो रन की तो मैंने टाइमिंग निकाला 10 किलोमीटर में 49 मिनट। तो मुझे मतलब अपने आप पे मतलब थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी आया, और थोड़ा मैंने फील किया कि यार बीइंग इतना फिट आपने 10 किलोमीटर की रन में इतना ज्यादा टाइम कैसे निकाला। तो वहां से मैंने टारगेट लिया कि इस टाइमिंग को मैं विद इन 1 year में 40 के आसपास लेके आऊंगा। और मैंने फिर लाइक अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, कुछ एक मुंबई फ्लायर एक ग्रुप है रनिंग का, मैं उसके साथ जुड़ा। वहां पे मेरे एक अच्छे फ्रेंड बने जो नेशनल लेवल के लाइक एथलीट थे, महाराष्ट्र को उन्होंने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, गुरुमूर्ति नायक, उनके साथ मैं जुड़ा। और उनके हल्के फुल्के ट्रेनिंग सेशन देके फिटनेस से मैं जुड़ा था, मुझे बेसिक चीजें एथलीट की भी एज ए एथलीट की भी पता थी, सब कुछ पता था। तो मैंने उसके बाद स्टार्ट किया, और एवरी वीक में कोई ना कोई रेस करता था, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कोई भी मुंबई में आसपास जो भी रेस होती थी मैं करता था, एवरी वीक हमारा शेड्यूल था। और मैंने टारगेट दिया कि महीने में एक मैं हाफ मैराथन करूंगा ही करूंगा। और फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया विद इन 1 year में मैंने फिर से बीकेसी में एक रेस थी, वहां पे मैंने 43 मिनट्स निकाला, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर वहीं से इंस्पिरेशन मिला, फिर मैंने पूना में, दिल्ली एयरटेल, हैदराबाद में, बैंगलोर में, जहां जहां जो भी रेसेस होती थी 21 की, फिर मैंने सोचा यार 21 तो मेरे लिए इजी टास्क हो गया, अभी मुझे फुल मैराथन भी करना। फिर वन ऑफ द बेस्ट मैराथन है इंटरनेशनल मैराथन, उसमें एज ए अमेचर कैटेगरी में मैंने मुंबई मैराथन किया, टाटा मुंबई Yeah. मैराथन। तो वहां से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैराथन भी मैं इजीली कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मैराथन भी, पुणे मैराथन अपना लाइक डिफेंस का कोई मैराथन, बिकॉज मैं ट्राई सर्विसेज में था, तो मैं एयरफोर्स के स्पोर्ट्स के साथ ज्यादा जुड़ नहीं सकता था, क्योंकि वहां से मुझे रिलीव नहीं करते थे। बट सर्विस की तरफ से ये था कि जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता था, तो मेरे को रिलीव कर देते थे, कि मुझे लीव दे देते थे, चलो आप ये अटेंड करके आओ। बट सर्विस की तरफ से और कोई ज्यादा मुझे टीएडीए या इस टाइप का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं था। केवल ईयरली मुझे क्या होता था कि मैं 8 रेसेस कर सकता था, उसका रजिस्ट्रेशन फी वगैरह मेरा रीइंबर्स हो जाता था। इसके अलावा सर्विस मुझे लाइक सिविल में कोई रेसेस करने के लिए कुछ ज्यादा देती नहीं, जब तक आप सर्विस की तरफ से किसी चीज को रिप्रेजेंट ना। तो ऐसा करके मैंने मुंबई में काफी रेसेस किया। देन फिर मैं उसके बाद मेरी पोस्टिंग बिहार में पटना होगी, हमारे एयरफोर्स स्टेशन में। देन मैं सर्विस की तरफ से, अपनी यूनिट की तरफ से मैंने अपना इंटर कमांड रिप्रेजेंट किया। फिर मुझे हिंडन में एक अल्ट्रा मैराथन थी हमारी, 100 किलोमीटर की,
तो मुझे हमारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की तरफ से अल्ट्रा मैराथन खेलने का मौका मिला। दैट टाइम पे मैंने 100 किलोमीटर वो अल्ट्रा मैराथन किया, और दैट टाइम पे मेरा टाइमिंग था 9 आवर समथिंग, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन। और उसके बाद फिर मैंने कमांड क्रॉस कंट्री टीम में किया। एंड फिर इस प्रोसेस में मतलब मैं अभी रनिंग के साथ इतना जुड़ चुका हूँ कि मैं इसको आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रनिंग मेरे साथ ही रहेगी, और मैं हमेशा करता रहूंगा। इससे अच्छा स्पोर्ट्स नहीं, आप कहीं पे भी कोई भी जगह मिले आप रनिंग कर सकते हो, कहीं पे भी कैसी भी सिचुएशन में। और हर स्पोर्ट्स के लिए रनिंग इज मस्ट, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा एथलीट होना, और रनिंग एथलेटिक्स में मेन इवेंट है, क्योंकि रनिंग के बिना कोई भी इवेंट नहीं है एथलेटिक्स में। तो इस वजह से भी मैंने इसको चूज किया। यस, रनिंग के बिना कोई भी इवेंट नहीं है, ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी इवेंट ले लो, कोई भी गेम ले लो, सभी में रनिंग आता ही है, सभी में। आता ही है। बहुत ही अच्छा सर, अल्ट्रा मैराथन का आपने जो एक्सपीरियंस बताया वो बहुत ही अच्छा था। यानी बहुत मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली हमको कि यस हम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। हम मैम इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि लाइक जो यूथ एज ए स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहे हैं, या जो अपने आप को मतलब हेल्दी रखना चाह रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस है। अगर आपको हेल्थ के लिए करना है तो आपको तो अपना टाइम बहुत ज्यादा डिवोटेड ऐसे नहीं करना कि आप टोटली पूरा टाइम आप हेल्थ के लिए लाइक ग्राउंड में या जिम में ही व्यतीत करो या उसमें ही स्पेंड करो। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, तब आपको 100% उसमें देना है। हेल्थ के लिए मैं ये कहूंगा कि डेली अगर आप 1 आवर भी आप अपने लिए निकालते हो, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ, मैं एक स्टैम्प पेपर पे भी दे सकता हूँ कि आप ताउम्र अच्छे रहोगे। बट केवल 1 घंटा निकालने से नहीं, उसके साथ बहुत सी चीजें हैं उनको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। लाइक आपका एज ए फिटनेस के लिए मैं आपको एक जस्ट अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी ऑडियंस है, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप हेल्थ को क्या है ना, 4 मतलब उस टर्म्स में डिवाइड करो। फर्स्ट है कि आपका वर्कआउट, कि आप अपने मतलब हेल्थ के लिए क्या वर्कआउट करते हो, आप रनिंग करते हो, जिम जाते हो फिर। दूसरा है कि भाई आपकी कंपनी कैसी है, आप किन लोगों के साथ रहते हो। थर्ड है कि आपका मतलब रूटीन कैसा है, लाइक आप जॉब क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप आईटी वर्कर हो, आपका मतलब ऑफिस का इन्वायरमेंट क्या है, कैसा है। और फोर्थ है योर डाइट, कि आपका खान पान कैसा है। तो आपका वर्कआउट इज 40%, जो चीजें आप कर रहे हो दैट इज 40%। 20% इज योर कंपनी, कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, कैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, कैसे फैमिली में आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है। और थर्ड इज आपका रूटीन क्या है, आप दिन भर आउट ऑफ योर वर्कआउट आप कितना टाइम किस चीज के लिए स्पेंड कर रहे हो, ऑफिस में कितना दे रहे हो या स्टडी में कितना दे रहे हो, और उसके अलावा आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर रहे हो। और थर्ड है योर डाइट, यानी कि आपका खाने पीने का पूरे दिन भर का रूटीन क्या है, आप क्या खाते हो, कब खाते हो और कैसे खाते हो। ये चारों चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों को, खाने को, आपके मतलब काम करने के तरीके को और कंपनी को 20-20 देंगे, 40% आपके वर्कआउट को देंगे, तो इन चारों चीजों को मिला के आप एक अच्छे हेल्दी पर्सन बनते हो। एज ए स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये फॉर्मूला लागू होता है। स्पोर्ट्समैन में क्या है, एज ए स्पोर्ट्स के लिए क्या है, आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। बट एक हेल्दी रहने के लिए आप कोई भी वर्कआउट, यानी कि जिम जाना, रनिंग करना और कोई कार्डियो, योगा करना, आप किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी चीज कैच कर सकते हो, उससे आप हेल्दी रह सकते हो। इट इज अप टू यू कि आपको हेल्थ किस फील्ड में बनानी है। सपोज करो आपको अच्छा फिजिक, दिखने वाला फिजिक बनाना है तो गो टू जिम। अगर आपको आपका इंडोरेंस और सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करे तो गो फॉर लाइक रनिंग, योगा। ठीक है, आपको फ्री रहना है, फ्री स्टाइल, मुझे बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होना, उस टाइप से मसल्स मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे उस टाइप का एज ए लाइक बॉडी बिल्डर वाला लुक नहीं चाहिए, तो आप गो फॉर रनिंग, योगा और नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइज, जो आप ओपन में कहीं पे भी ओपन जिम में हल्का फुल्का वेट एक्सरसाइज, वो सब चीजें कर सकते हो। बट स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, स्पोर्ट्स तो आप पार्टिकुलर इवेंट है। यानी आप बता रहे सर कि आप किसी भी उम्र में स्पोर्ट्समैन हो सकते हो,
यानी आप बिल्कुल किसी भी उम्र में, इवन दैट एक एथलीट मैम अगर 50 की एज में भी वो स्टार्ट करेगा तो मे भी हो सकता है कि उसका पीक आने में 60 ईयर्स लग जाए, यानी कि 10 ईयर्स का टाइम लग जाए, लेकिन वो 10 ईयर्स में अपनी एज कैटेगरी में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी 40 ईयर्स वाले के जितनी भी हो सकती है, अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करेगा और वो सब चीजें करेगा। अभी रिसेंटली मैम मैंने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक लेवल 1 का कोर्स ज्वाइन किया था, तो मैंने किया, उससे मुझे काफी कुछ, क्योंकि अभी मेरा मेन मोटिव है कि जो स्किल मेरे पास है, जो रनिंग के थ्रू, जो 20 ईयर्स के मेरे सर्विस कैरियर में, बिकॉज क्या है ना, सिंपल फिटनेस तो हम शुरू से ही करते आए हैं, हमारे को डिफेंस ने भी बहुत सी चीजें ऐसी सिखाई हैं कि जिनके थ्रू हम इवन दैट आम पब्लिक को तो हम वैसे ही फिट कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट रहेगा कि यूथ, मैक्सिमम यूथ अगर मेरे साथ जुड़ता है तो मैं गारंटी देता हूँ, आपने शायद मानकापुर स्टेडियम में देखा होगा कि मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी यूथ आएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि विद इन 1 ईयर में उसका फिजिकल फिटनेस मेरे हाथ में, क्योंकि फिजिकल फिट करने के लिए 1 ईयर का टाइम बहुत सफिशियंट है अगर कोई बंदा डेडिकेटेड हो, तो उसके लिए उसको भी बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी होगी, केवल ट्रेनिंग पैटर्न से या चीजें बताने से कुछ नहीं होगा, तो वो फॉर्मूला उसको लाना पड़ेगा कि पहले, सबसे पहले उस चीज के लिए आपको अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट होने के बाद उससे के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपका अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा। सपोज करो आपको रनर बनना है तो नेचुरली है ये, बट नेचुरल है कि आपको रनर्स के साथ रहना पड़ेगा, जब तक आप मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक आप उस फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते। आपको एक अच्छा आपको किसी भी फील्ड में अच्छा होना तो उससे मतलब रिलेटेड लोगों के साथ आपका मेल जोल होना ही चाहिए। यस यस यस, एब्सोल्युटली सर। आपका जो दिन का जो दिनक्रम रहता है, वो शेड्यूल रहता है, वो स्पोर्ट्समैन और अपना हेल्थ जो फिटनेस चाहिए चाहते हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। इतना अच्छा बताया सर आपने, बहुत ही अच्छा। और आपका आपका अपने दर्शकों को बहुत ही फायदा हो रहा है ये सब बातों का। सो थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप। आपको मैं देखती हूँ हर रोज कि आपका वर्कआउट कितना अच्छा रहता है, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है हमको भी। बहुत ही अच्छा अपने सब कुछ करते हैं। सो वेरी नाइस सर, थैंक मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि आपका रूटीन बहुत मायने रखता है, आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सोते हो, ये दोनों चीजें भी आपके लिए बहुत मायने रखती है लाइफ में, क्योंकि सोना। आपका उठना और सोना, जो जब आप मॉर्निंग टाइम में जब आप उठते हो और इवनिंग में, नाइट में जब आप सोते हो, उसके जो बीच का पीरियड है ना, उस टाइम पे अपनी चीज को आप काउंट ही मत करो, वो आपका पीरियड है ही नहीं, वो सोने का पीरियड है। जब आप अपनी लाइफ को जब उठने के बाद और सोने से पहले कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज अप टू यू कि उसको आपको कैसे करना है। नाइट में आप अपने आप को भूल जाओ, बोलो मेरी लाइफ में से इतना पार्ट उसमें चला गया, मेरे पास केवल, लोग सोचते हैं कि मेरे पास 24 आवर्स है, नहीं, 24 आवर्स में से आप 8 आवर्स अपने माइनस कर दो, यू हैव ओनली 16 आवर्स, तो अपनी लाइफ को 16 आवर्स के हिसाब से डिवाइड करो, वो 8 आवर्स आपके हैं, और उस 16 आवर्स को आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो, क्योंकि ये 16 आवर्स सभी के पास है, चाहे जो बिल्कुल कुछ नहीं करता उसके पास भी है, और जो बहुत कुछ करता है उसके पास भी है। यही एक ऐसी चीज है, टाइम ही एक ऐसी चीज है कि जो सबके पास बराबर है। बाकी कोई सबके अमीर हो पास सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई बंगलों में रह सकता है, कोई झोपड़ी में रह सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जो सबके पास बराबर है, और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैम, दो चीजें हैं जो हम, कोई भी धर्म, कोई भी जाति या कोई भी कैटेगरी का आदमी इन सब चीजों को मानेगा, ये साइंटिफिक भी है और स्पिरिचुअल भी है, कि टाइम और आपका एक्शन, इन दोनों चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए कि आप किस टाइम पे कौन सा एक्शन ले रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो टाइम और एक्शन को हमें कभी नहीं झुटलाना चाहिए, जो एक्शन है उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आज अगर मैं मान लो आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने के लिए आऊंगा तो मेरे लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, मे भी हो सकता है मैं और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ बच्चों को, या जो भी आपके ऑडियंस उनको देख रहे हैं। तो जो एक्शन आप ले रहे हो उसका रिएक्शन मिलना ही मिलना है, और अगर आप चीजें टाइमली कर रहे हो, किस टाइम पे कौन सी करनी है, अगर वो आपको पता लग जाए
और वो आप अच्छे से करोगे तो नेचुरली वो सब चीजें क्या ना आपके लिए अच्छी होंगी। तो इन दो चीजों की वैल्यू हर किसी को करनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से है, किसी रिलीजन से है, किसी कास्ट से है, किसी फील्ड से है, चाहे स्पोर्ट्समैन है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे ऑफिस वर्कर है, चाहे सोल्जर है, कोई भी है। तो हमारे को डिफेंस में ये चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि डिसिप्लिन हमारे वहाँ टाइम से मेजर किया जाता है। यूर ऑल्सो मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो मैम, आप भी इन सब चीजों को समझते हो कि हमारे लिए 1 मिनट लेट मीन्स 1 मिनट लेट मीन्स लेट, चाहे 1 मिनट हुआ, 1 सेकंड हुआ, या 1 घंटा हुआ, या 1 दिन या 1 साल, लेट मीन्स लेट है। मतलब जो चीज आपने टाइम पे नहीं की मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। तो यस, यस। टाइम और एक्शन को आपको ध्यान में रखना है, और इन दो चीजों को फॉलो करके आप पूरी लाइफ, इवन दैट विदाउट रिलीजन भी आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। लोग समझते हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, नहीं, सब एक है। डिफेंस में हमारे को सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि सबसे पहले फर्स्ट यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। जब आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होगे तभी आप दूसरों के लिए या किसी के लिए कोई चीज करते हो। यस, आपका अगला टारगेट क्या है सर? अब मिशन क्या है आपका कि आप क्या? मैम मेरा मिशन मैंने बताया कि जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं ऐसे ही हेल्दी, और मैं चाहूंगा कि लास्ट अभी मैं वडोदरा में जब मास्टर्स खेलने गया, वहां पे मैं 106 यानी कि 106 साल की एक ओल्ड लेडी से मिला, और सी पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर और 200 मीटर। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि 106 साल में भी जो लेडी मतलब 100 मीटर 200 मीटर इवेंट कर सकते हैं, तो सेम टारगेट मेरा रहेगा कि जब तक मैं हूँ, जब तक मतलब मेरे सांसें हैं तब तक मैं रनिंग करता रहूं, और एटलीस्ट मैं जो चीजें मेरे पास है वो मैं आने वाली जनरेशन को जो मतलब एटलीस्ट जो मेरे से सीखना चाह रहे हैं उनको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकूं। ये मैं अपने आप को मानूंगा, क्योंकि नॉलेज को अगर आप अपने पास लेके बैठे रहोगे तो उसका कोई यूज नहीं है, वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई यूज नहीं है। तो मैं हर किसी को वो जो भी ये नॉलेज सुन रहे, आप लोगों के दोगे तो ही उसका यूज ज्यादा होगा उसका। वेरी बिल्कुल नाइस। बिल्कुल, जो चीज है आपके पास उसको स्प्रेड करो। अगर हाँ, लेकिन एक चीज कहूंगा कि अगर बुरी चीजें हैं तो उसको कट ऑफ करो, और अच्छी चीजें हैं तो उनको स्प्रेड करो। बुरी चीजों को देखो, हर इंसान में कुछ बुराइयां होती है, तो उनको आप धीरे धीरे कम करना है। लेकिन इसके साथ हमेशा याद रखो कि जो आपके स्ट्रोंग पॉइंट होते हैं हमेशा स्ट्रोंग ही रहने चाहिए। आप स्पोर्ट्स में हुए या स्टडी में किसी भी फील्ड में हुए, आपके स्ट्रोंग पॉइंट हमेशा आपके स्ट्रोंग रहने चाहिए। स्ट्रोंग पॉइंट को कभी वीक पॉइंट मत बनने दो, और वीक पॉइंट को धीरे धीरे स्ट्रोंग में कन्वर्ट करते जाओ। दैट इज द बेस्ट किसी भी फील्ड में सक्सेस लेने के लिए। और जरूरी नहीं है कि सक्सेस मतलब कोई टारगेट अचीव कर लिया उसी से, जो जर्नी होती है वही सक्सेस होती है। सपोज करो मैंने टारगेट रखा कि मुझे मास्टर्स में इंटरनेशनल में गोल्ड लेके आना है, दैट इज वेरी माई टारगेट। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा वो टारगेट अचीव हो जाए, बट जो जर्नी रहेगी वहां तक उसको एंजॉय करना है, और उस टारगेट के लिए जो मैं जर्नी को जीऊंगा और उस लाइफ को जीऊंगा, दैट इज माई लाइफ, और उसको मेरे को अच्छे से। जर्नी एंजॉय करना चाहिए, यानी वो जो बिल्कुल टारगेट है बिल्कुल आपका वो तो है ही, लेकिन ये जो जर्नी चल रही है आपकी वहां तक की, तो वो एंजॉय होना चाहिए। वेरी नाइस। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल विचार बिल्कुल। है आपके। सर, आपको आपके इतने अच्छे विचार है आपका। आपके जो आपके व्यक्तिमत्व पर किस व्यक्तिमत्व का प्रभाव है, या कोई खिलाड़ी है, या कोई ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति है क्या जिसके देखो विचार मैम, आप? अगर आप देखो, अगर फील्ड वाइज बेसिकली मेरी इंटरव्यू से भी आई थिंक सबको पता लग गया होगा, मैं दो ही चीजों को तवज्जो देता हूँ। वन थिंग इज ए हेल्थ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मेरे लिए हेल्थ। क्योंकि आपके पास जब हेल्थ है, जब आप ठीक हो, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। जब आप ठीक नहीं हो तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप खुद एक बर्डन हो। आप इवन दैट सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, फैमिली के लिए, इवन दैट अपने मतलब बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप खुद एक बर्डन हो। बर्डन मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बीमार हो गया तो बर्डन हो गया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहते हुए अगर अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और आप उसको ठीक नहीं रख पा रहे हो, तो मतलब वो आप एक बर्डन को ढो रहे हो, आप अपने साथ उसको कैरी ऑन कर रहे हो, यानी कि आप अपनी लाइफ को ऐसे ही जाने दे रहे हो। तो सबसे पहले तो मेन चीज है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी रखो। तो अगर हेल्थ फील्ड में अगर हम देखेंगे तो मैं बहुत से लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ। बहुत से मेरे लाइक
जिस भी स्पोर्ट्स में गया वहाँ बहुत से रेसलर भी ऐसे हो सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर एक ऐसा पर्सन नहीं है, बट जहाँ जहाँ गया तो वहाँ मैंने बेस्ट को चूज किया कि भाई मेरी फील्ड Yes. में ये बेस्ट है, तो नेचुरली आदमी बेस्ट से होगा। अब अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड से मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि भाई, अब रनिंग में कहोगे तो रनिंग में जिसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो मोस्टली लोग उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी हमने प्लेयर्स देखे हैं या ऐसे एथलीट देखे हैं या ऐसे स्पोर्ट्समैन देखे हैं जिन्होंने मे भी हो सकता है अच्छी चीजें अचीव नहीं की हो अपनी लाइफ में, टारगेट अचीव नहीं हो पाए हो, लेकिन उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही। उन्होंने एक एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग लाइफ बहुत अच्छी की है। क्योंकि देखो एथलेटिक्स में एज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपकी लाइफ 10 से 12 साल होती है। आप कभी भी स्टार्ट करो, सोच करो आपने 40 की उम्र में स्टार्ट किया तो आप 40 से 50 के बीच में आपका पीक आ जाएगा, आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे दोगे। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत धीरे सारे धीरे ऐसे भी, हुए, यानी बहुत सारे हाँ ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पर प्रभाव है आपके। हाँ यस। बिल्कुल। बट मैं एक व्यक्ति का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी दैट टाइम पे। हमारे एडजुटेंट होते थे, एक पोर्टफोलियो होता है, एडजुटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हो, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। उन सर का नाम था स्क्वाड्रन लीडर मनोज कुमार। ही इज फ्रॉम, अभी मैं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे पोस्टिंग है, रिटायर हो गए होंगे अभी तक एयर मार्शल बन के, या मैंने ज्यादा नहीं। बट वो जब भी मतलब मैं एक व्यक्तित्व की बात आती है और मेरे दिमाग में मतलब जब भी कोई पिक्चर्स बनती है तो स्क्वाड लीडर मनोज सर की पिक्चर्स मेरे, अभी उसका रैंक क्या है मुझे नहीं पता। दैट टाइम पे मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट 97 की, 1997 जून की बातें कर रहा हूँ। वहां पे मुझे 2 महीने यूनिट में रहने का मौका मिला, और जिस टाइप का इंस्पिरेशन मेरे को उनसे मिला हेल्थ के बारे में या मुझे स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के बारे में, मतलब एज ए स्पोर्ट्समैन मेरे लिए वो इंस्पिरेशन थे उस टाइम। वेरी नाइस सर। आपका सर आप पर प्रभाव पड़ने वाली ऐसी कोई बुक है क्या जो आपको बहुत अच्छी लगती मैम है? हाँ, देखो बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ी है, और मतलब मेरा ये मानना है कि आपके पास घर में हेल्दी खाने की चीजें और पढ़ने के लिए बुक्स, ये दोनों होनी चाहिए। तभी आपके पहला सुख और दूसरा सुख आपके पास होगा। यानी कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब हेल्दी बॉडी। दूसरा सुख विद्या धनमाया, यानी कि आपके पास जो भी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, बुक से मिलेगी, इंटरनेट से मिलेगी, या आप जैसे जो भी टीचर्स है उनसे मिलेगी। तो बुक्स का मेरे पास ढेर है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग सेंटर, मैं एक बुक्स बहुत लाइक करता था, विजडम। चेन्नई से प्रकाशित होती थी ये विजडम, और वो स्पिरिचुअल भी, नॉलेज के हिसाब से भी, उसमें हर फील्ड के बारे में बहुत सी चीजें थी, और मैं स्पिरिचुअली थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट हुआ उनसे। उसमें जो कोट्स आते थे बच्चों के लिए, जो इंस्पिरेशन होता था, या किसी के लिए भी जो कोट्स होते थे, तो मैं बड़े लाइक करता था। और वो मेरे पास आई थिंक अभी भी ज्यादा नहीं होगा तो 400-500 विजडम मेरे पास अभी भी रखी होंगी, और मैंने उसको किसी को नहीं दिया। और कभी कभी भी मेरा होता, कोई भी विजडम निकाली मैं पढ़ लेता हूँ। वैसे पर्टिकुलर बुक मैंने अब्दुल कलाम को भी पढ़ा है, गांधी को भी पढ़ा है, और इवन दैट सबसे अच्छी बुक्स में अगर आप काउंट करोगे तो मैं कहूंगा कि गीता मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि उसमें जीवन जीने का जो चीजें बताई गई है, या जिस हिसाब से जीने का हमें एक तरीका है आप। ह्यूमन लाइफ जीनी चाहिए, वो उससे बेटर, गीता से बेटर कोई भी हमारे को बुक, कोई भी स्क्रिप्चर नहीं बता सकता। गीता हो गया, कुरान लिटरली मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे उर्दू या उस टाइप का मतलब मैंने नहीं पढ़ा है। बट गीता मैंने पढ़ी है, और मैं मानता हूँ कि गीता हर हिंदू को नहीं, हर किसी को पढ़नी चाहिए। कुरान, लास्ट हाँ क्वेश्चन कुरान भी पढ़नी चाहिए। हर ग्रंथ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो विजडम मतलब मैं एक कहूंगा कि भाई, मैं अगर बच्चों को अब स्टार्टिंग से अगर विजडम पढ़ने के लिए बोलेंगे तो मे भी हो सकता है उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान हम बना सकते हैं। वो देश के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए वो सब चीजें अच्छी हो। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। सर मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाती हूँ। आप सर बिल्कुल। दर्शकों को, जो आप अभी इंटरव्यू देख रहे हैं, उन सभी लोगों को आप एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे कि कैसा जीना चाहिए, अपने जीने का तरीका कैसा चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना मैम, चाहिए? मेरा सिंपल एंड साउंड बिल्कुल मैसेज है कि सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखें। अपने, यस। आपके पास ये बॉडी है, भगवान ने आपको इसको दिया है। अगर आप इसको भी कैरी नहीं कर सकते अच्छे से,
इसको भी आप मतलब इस टाइप से लेके चल रहे हो कि भाई आप आपकी खुद की बॉडी आपके ऊपर ही मतलब एक भार बन गई है कि आप इसी को नहीं मतलब कैरी ऑन कर पा रहे, तो ठीक नहीं है। सबसे पहले अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट करो, और ये दोनों चीजें क्या ना साइमल्टेनियसली चलती है। जब आप फिजिकली फिट होगे तो मेंटली भी फिट होगे, जब आप मेंटली फिट होगे तो आप फिजिकल फिटनेस के बारे में भी जरूर सोचोगे। अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आपका जो 3 चीजें मैंने बताई कि आपकी कंपनी, आपका रूटीन और आपका वे ऑफ लाइफ, डेली का रूटीन कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है और आप कैसा खाना पीना खा रहे हो, यानी कि आपका डाइट प्लान क्या है, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। इन सब 3 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फोर्थ चीज जो आपका वर्कआउट है, वो मैं मानता हूँ कि 80% लोग वो कर सकते हैं। 80 से 90% लोग क्या है ना, वर्कआउट के लिए 1 घंटा हर कोई स्पेयर कर सकता है, तो वो कैसे न कैसे मैनेज कर सकता है। बट वो जो 3 चीजें हैं उनको करने के लिए उनको बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा, और उसके लिए उनको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो डेली अपने आप को मतलब डेली सोचना पड़ेगा, आप अपने थिंकिंग में, विचारों में अपना रूटीन से एक सोचना पड़ेगा। लोगों का ये मानना है कि ओवर थिंकिंग मतलब नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन थिंकिंग जरूर होनी चाहिए। लोग ये सोचे नहीं यार मैं तो माइंड को यूज नहीं करूंगा, नहीं, आपका माइंड हमेशा चलना चाहिए। भगवान ने एक हम ह्यूमन बीइंग को ही ऐसी चीजें दी है माइंड जो सबसे अलग है, बाकी तो सभी जी रहे हैं, पशु पक्षी सभी खाना खा रहे हैं, सभी कुछ हो रहे हैं, बहुत ही हमारे अच्छा पास सर। यही चीज है जो एक अलग से है। तो इसका यूटिलाइज करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में करो, और इसको स्टेगनेस नहीं आने देना है, एक स्थिरता नहीं आने देना, इसमें ये फ्लो में चलना चाहिए। आप थिंकिंग करो, और थिंकिंग मत करो। और थिंकिंग का मतलब है कि जो चीज आप कर नहीं सकते उसके बारे में आप सोचते रहो और कर कुछ नहीं रहे हो, दैट इज रोंग। बट आप जो चीजें कर सकते हो उसके बारे में आप हमेशा सोचो। डिफरेंट वेरी है मैम, जो इस चीज में डिफरेंस है कि आप ओवर थिंकिंग करना कि जो चीज आपको करनी नहीं उसके बारे में ही सोचना, या जो चीज हो नहीं सकती, या आप जस्ट ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहे हो कि चीजें ये हो जाएंगी वो हो जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन जो चीजें आपको करनी है उसके बारे में आपको हमेशा सोचना है। तो वो आप सोचना है, चिंता नहीं करना, सोचना है, और उसके लिए आपको वर्कआउट करना है, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना है, अपने आप को मैनेज करना है, और वो मैनेजमेंट आएगा आपका डेली रूटीन से, डेली की हैबिट से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द आपका वेकअप टाइम से नाइट टाइम तक एक अपना एक डेटा बनाओ कि भाई मैं कितने बजे उठता हूँ, उसके बाद मेरी एक्टिविटी क्या रहती है, मैं क्या खाता हूँ। और मैं तो कहूँगा 1 महीने का आप डेटा बना के, आज मैंने क्या खाया, कल मैं क्या खाया, परसों क्या खाया, ये बना के आज मैंने अपना पूरा लाइफ कैसे दिया, 1 महीने का अपने आप पे एनालाइज करे वो, एंड देन उसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें कट मार्क लगाओ कि भाई ये चीज मेरे को नहीं करनी, इसको कट कर दिया। बहुत ही नेक्स्ट अच्छा डे से सर। आप इन सब चीजों को उस हिसाब से करो। बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया लोगों को। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपसे सभी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। सो वेरी नाइस थैंक यू, मोटिवेटिंग स्पीच आपका, बहुत ही अच्छा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि थँक सो मच। आपण आता इथे थांबूया। आपला ओके, आपला ये इंटरव्यू खत्म होता है सर अब। बहुत ही अच्छा ओके। आपने संदेश दिया। नमस्कार मैम, नमस्कार, यस, नमस्कार मैम, जय हिंद, थैंक यू सो मच और जय हिंद सर। आपने बहुत जय अच्छा, हिंद, जय सभी व्यूअर्स के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो जय मच। हिंद, यस थैंक यू, यस थैंक यू यस मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू।